हेलो स्टूडेंट्स। कई बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम में बड़ी दिक्कत आती है, जब एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, एग्जाम्स में फोबिया से बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आजकल कई बच्चे 11th-12th में या फिर जो तैयारी कर रहे हैं नीट की या फिर जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है कि एग्ज़ाम जैसे ही पास आता है उनको बड़ी फ़ियर होने लगता है, उनको घबराहट होने लगती है, लगता है कुछ हो जाएगा और पता नहीं फ़ेल ना हो जाए और फ़ेल हो जाए। क्योंकि वो काफ़ी, देखो ऐसा होता है ना कि जब भी वो पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी बोझ लेके जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा और फेल हो जाएंगे, कहीं जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, समाज में बदनामी अलग होगी, घर वालों की अलग होगी। तो बहुत ओवर थिंकिंग चलती है बच्चों की। मेरे BSc क्लासेस में भी बहुत दिक्कत आती है। बच्चे बोलते हैं सर बड़ी दिक्कत है एग्ज़ाम में, कहीं ऐसा एग्ज़ाम पेपर ना सेट हो जाए कि मतलब उसमें ये आ जाए कि कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, कैसा भी क्वेश्चन आ गया जो हमने नहीं देखा है या हमने पढ़ाई नहीं किया हो और वो एग्ज़ाम में आ जाए। या फिर ऐसा ना हो हम भूल जाएं कुछ क्वेश्चंस जैसे हमने किए हैं तो उनके आंसर्स भूल जाएं। कभी कभी बोलते हैं कि जो प्रमेय होती हैं मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो प्रमेय होती है ना वो मिक्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत इसलिए भी बहुत होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस एग्ज़ाम फोबिया से मतलब हमें मुक्ति मिल जाए, कैसे भी करके एग्ज़ाम फोबिया का जो एक फ़ियर है वो ना निकले, वो कभी आए ना। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हम उससे सही तरीके से डील करें। कहने का मेरा मतलब है कि हम सही ऑटो सजेशन खुद को दें जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अब वो एग्ज़ाम ही नहीं है, हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग फील्ड की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो उन फील्ड में भी हम कैसे वो नेगेटिव रिएक्ट ना करें और उनसे बचें, उनका फियर हम पे हावी ना हो, तो उससे कैसे निकला जाए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँगा, उसकी एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं CBT। ठीक है, क्या कहते हैं CBT का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। इसका जो डीप मीनिंग है वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि कैसे हम इस टेक्निक से या इस थेरेपी से खुद को एग्ज़ाम फोबिया से अलग रख सकते हैं, या किसी भी टाइप का फोबिया। क्योंकि जितने भी फोबिया होते हैं आजकल ना, लोग जो रियल जो फियर होता है ना उससे प्रॉब्लम इतनी नहीं हो रही है आजकल लोगों को। जो काल्पनिक फियर हो रहे हैं, जो इमेजनरी फियर है, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहीं पे भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ ऐसा हो जाएगा वहाँ वैसा हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको एक बार समझेंगे अपन कि क्या होता है CBT, है ना। एक बार देखना सभी बच्चे, देखो C का मतलब होता है कॉग्निटिव। क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव। अब इसको आप सिंपल समझो, ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं जाएंगे अपन। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है सोचने समझने का तरीका। हमारे जो माइंड में जो थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, जो हम सोचते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो मेरा कॉग्निशन है, वो मेरा कॉग्निटिव मतलब मॉडल है, मतलब तरीके से, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव मतलब होता है सोचते कैसे हम, किसी भी कोई विशेष परिस्थिति है उसमें हमको कैसे सोचना है, वो हमारा कॉग्निशन या कॉग्निटिव उससे मतलब है, ठीक है। बिहेवियर तो आप जानते हैं, व्यवहार से मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं उसके बाद हम एक्शन लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो सोच और व्यवहार मतलब एक्शन का जो बीच का जो हिस्सा है, उनका जो कनेक्शन है, उसको ये बताती है थेरेपी कि आप ऐसा क्या गलत सोच रहे हो जिससे कि आपके एक्शन गलत हो रहे हैं और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। तो CBT एक ऐसी थेरेपी है जो आपको हर एक फील्ड में आपकी नेगेटिव जो आपकी जो कंडीशनिंग हो रखी है उससे आपको हटाएगी, ठीक है। अब ये तो चीज़ होगी CBT का क्या मतलब है। अब ये क्या एक्चुअल में इसकी वर्कशीट क्या होती है, कैसे अप्लाई की जाती है, पर वो देखना। देखो इसमें ये मेनली 5 कॉलम होते हैं, A, B, C, D और E, ठीक है। A का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। क्या मतलब होता है? एक्टिवेटिंग इवेंट, ठीक है। इसका मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट। B का मतलब है बिलीव, C का मतलब है कॉन्सिक्वेंस, D का मतलब है डिस्प्यूट, E का मतलब है इफेक्ट। अब मैंने बोला इनको इन पर मत जाइए, इनका मीनिंग क्या वो समझ लेते हैं पर अपन सिंपल लेमन लैंग्वेज में। A का मतलब है ऐसा इवेंट जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में थॉट्स की एक चेन बन जाती है। मतलब ऐसा कोई इवेंट जिसकी वजह से हम सोचते हैं या हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि कैसे उससे डील किया जाए, ठीक है। और वो इवेंट कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी,
एग्ज़ाम का हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट आना, मैं भी एग्जांपल भी दूंगा उसका। एक बच्चे का एग्जांपल है, वो उसने मुझे फ़ोन किया था, मैं बताऊंगा अभी आगे। तो कोई भी इवेंट हो सकता है कि कोई भी नेगेटिव इवेंट, देखो पॉजिटिव इवेंट जब होता है ना लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब नेगेटिव इवेंट होते हैं ना तब बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे उसको डील किया जाए, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे कुछ हो जाए, सपोज़ हम कहीं जा रहे हैं और हमारी बाइक पंचर हो जाए, तो ये भी एक इवेंट है। अब कैसे पहुँचना है, क्या होगा, सही समय पर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या पता वहाँ जाएंगे तो प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं वो मीटिंग कहीं डिले ना हो जाए, या कोई भी चीज़ हो गई, खाना टाइम पे नहीं बना, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कोई इवेंट जो जिससे कि चेन स्टार्ट हो जाती है ब्रेन में, थॉट्स की चेन। कोई टाइम पे नहीं आया, हमने टाइम पे बोला टाइम पे क्यों नहीं आया, वो उसने बताया कि मैं लेट हो सकता हूँ, अरे ऐसे कैसे लेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एक्टिविटी इवेंट में आती हैं, ठीक है। ऐसा इवेंट जो हमारी ब्रेन में थॉट्स की चैन बनाता है। अब जो चैन बनती है वो आते हैं इस जगह, हम शिफ्ट होते हैं बिलीफ पे। और ये बिलीफ क्या होता है, बिलीफ मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे थॉट प्रोसेस के बारे में, कि भाई जब भी कोई इवेंट आता है तो हम क्या सोचते हैं, वो थॉट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। वो थिंकिंग एक्चुअली हमारे बिलीफ बने होते हैं किसी भी इवेंट को लेके। अब मतलब कोई इंसान किसी भी में कुछ अलग सोच सकता है, दूसरा अलग सोच सकता है, ठीक है ना। तो इन सबसे क्या है, हमारे क्या अलग अलग थॉट्स, हमारे अलग अलग बिलीफ बने हुए हैं, ठीक है। तो कोई इवेंट हुआ, उसके बाद हमारा बिलीफ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी माइंड ने क्या सजेशन दिए और हमने खुद को क्या ऑटो सजेशन दिए, हमने खुद को क्या नेगेटिव बोला, वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। हमारे जो बिलीफ होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। ये बिलीफ बनते कैसे हैं, ये बिलीफ बनते हैं हमारे पास्ट लर्निंग से बनते हैं, हमने पास्ट में क्या क्या सीख रखा है वहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सी क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नतीजा, मतलब आउटपुट। आपके बिलीफ का, आपके थॉट का आपके माइंड पर, मतलब मन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपका इमोशनल कॉन्सिक्वेंस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो इसमें आता है, ठीक है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ये मैंने काफ़ी बच्चों को बताया हुआ है कि जब भी हम कोई नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं या हम उस चीज़ को गलत वे में किसी भी चीज़ को बोलते हैं, तो क्या होता है, उस थॉट का जो इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे पड़ता है। मतलब थॉट की वजह से फीलिंग मैनिफेस्ट हो जाती है। कोई भी थॉट होता है उससे फीलिंग मैनिफेस्ट हो जाती है। अब वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फीलिंग मैनिफेस्ट हो जाएगी, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव फीलिंग मैनिफेस्ट हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप देखो, सबसे पहले थॉट लेवल पर काम करता है, थॉट आता है उसके बाद ही कुछ होता है। तो थॉट की वजह से बॉडी पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब सुन के बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि थॉट की वजह से बॉडी पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तभी तो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, तो क्या होता है एग्ज़ाम से पहले ना वो पेट में कुछ अजीब अजीब सा होता है, पेट में अजीब अजीब होना, और मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी घबराहट हो जाती है कि कैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्यों हो रहा है, ये हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा अपने आप को बोल देते हैं, ऐसा नेगेटिव वे में कुछ बोल देते हैं जो हमारी डिज़ायर नहीं है ना। क्योंकि आप देख सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स होते क्या हैं। ऐसे थॉट्स जिनमें हमारी डिज़ायर होती है वो पॉजिटिव थॉट होता है, और वो थॉट जो हमारी डिज़ायर के अगेंस्ट होता है वो नेगेटिव होता है। मैं फेल हो गया तो और मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम इनको क्या है, जब कॉन्शियस नहीं होते तो हम सबकॉन्शियसली इनको बोलते रहते हैं। जब बोलते हैं तो इनका इम्पैक्ट बॉडी पे बहुत गंदा पड़ता है। जब भी हम नेगेटिव थॉट बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से घबराहट भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, और भी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्सिक्वेंस, अलग अलग कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं आपके इन थॉट्स की वजह से, ठीक है। अब आता है इसके बाद डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब समझो भाई, ये चीज़ क्या है, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब क्या है, इसको हम डिसफंक्शनल थॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम डिसफंक्शनल थॉट भी बोलते हैं, ठीक है। डिसफंक्शनल थॉट मतलब जो थॉट हमने यहाँ पे दिया है वो थॉट सही भी है या गलत है, क्या वो रियल है या नहीं है। अगर ये थॉट यहाँ रियल है तो उसका प्रूफ क्या है, उसको यहाँ लिखा जाता है। यदि ये थॉट रियल है जो यहाँ पे हमने दिया है, उस इवेंट के बाद वो थॉट रियल भी है या नहीं है, तो रियल है तो उसका प्रूफ क्या है, प्रूफ नहीं है तो फिर इस इवेंट में क्या और थॉट हो सकता था, मतलब उस इवेंट के बाद हम क्या अच्छा सोच सकते थे, वो यहाँ लिखना होता है, ठीक है। और जो यहाँ लिख देते हैं उसके बाद इनका इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है।
जैसे इनका इफेक्ट यहाँ आया था, आप ये समझ सकते हैं इनका इफेक्ट यहाँ आ जाता है। ठीक है, इतनी सी बात होती है। ठीक है, तो पहला क्या था एक्टिवेटिंग इवेंट, बी क्या था बिलीव थॉट्स जो हम सोचते हैं उस इवेंट के बाद, और सी कॉन्सिक्वेंस कि उस थॉट्स का उस बिलीव का हमारे ऊपर, हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप जानते हो दो चीज़ें होती हैं, बॉडी अलग माइंड अलग, ये दो ही चीज़ों से मिलकर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूट में हम जो सोच रहे हैं एक्चुअल में जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस चल रही है वो थिंकिंग एक्चुअल में रियल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, उसका प्रूफ हमारे पास नहीं है फिर भी हम उसे ही सोच रहे हैं। उसके प्रूफ क्या हैं उन्हें यहाँ लिखते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होगा उसे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। एक बच्चे का फ़ोन आया था मेरे पास, काफ़ी टाइम हो गया, शायद आई थिंक एक लास्ट ईयर या इससे पहले ईयर में आया था जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। मैं बच्चे का नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम बच्चों में आती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या आया था देखो कि उसका टाइम टेबल आ गया था बच्चे का, उसके एग्ज़ाम थे, फाइनल का बच्चा था, फाइनल ईयर का बच्चा था, बीएससी फाइनल ईयर का। तो उसे कहीं से पता चलता है कि उसका टाइम टेबल आ गया है। ठीक है, अब जैसे ही टाइम टेबल, बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट था, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर वही लोग फोबिया में जाते हैं जो ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको बहुत कुछ करना होता है। उनको लगता है कि बहुत कुछ करना है, उम्मीद ज़्यादा होती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, घर वालों की होती हैं, तो वो लोग ज़्यादा इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हाँ, इस पर आता है कि टाइम टेबल उसका आता है। ठीक है, टाइम टेबल उसका आया तो उसके थॉट्स क्या थे, उसके बिलीफ क्या बन रहे थे, क्या उसको सजेशंस माइंड में आ रहे थे, वो क्या थिंकिंग कर रहा था। देखना एक बार, उसका पहला थॉट था और उसने मुझे फ़ोन पे बताया था कि सर एग्ज़ाम आ गए हैं, मैंने सिर्फ 2 यूनिट पढ़ी हैं, एग्ज़ाम में वो भी याद नहीं आई तो क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम पर उनको भी भूल गया तो। कुछ ऐसी बात उसने मुझे बोली। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सर मुझे एक्चुअली क्या 5 यूनिट आती हैं तो 2 याद हैं, अब 3 तो नहीं याद। उसने ऐसा बोला कि 2 ही की है मैंने, अब उन दोनों को ही भूल गया एग्जाम टाइम पे तो क्या होगा। पहला स्टेटमेंट ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट ये उसने दिया इस इवेंट के बाद। दूसरा क्या दिया, मेरे पास समय नहीं है, पेपर सिर पे आ गए हैं। लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि लैंग्वेज में कि पेपर सिर पे आ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेरे पास समय नहीं है, जबकि टाइम टेबल आता है तो लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलता है, उसमें भी उसको टाइम था, 20 दिन का लगभग टाइम था, लेकिन उसने क्या बोला, समय ही नहीं है मेरे पास। मतलब जैसे कि कल ही एग्ज़ाम है। आप समझ रहे हो उस चीज़ को कि जब हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, देखो स्टेटमेंट जब भी खुद को बोलना होता है ना, जो भी थॉट्स हम खुद को दे रहे होते हैं, मतलब थिंकिंग जब कर रहे होते हैं, देखो थॉट्स में थिंकिंग में बहुत फ़र्क होता है। थॉट जो सजेशन आपका माइंड आपको देता है, थिंकिंग कि वो सच है या गलत है, उस पर अटके रहना, उसी पे रहना, मतलब वही चलना, ये हमारे हाथ में होता है कि उस पर ही चलना है या कुछ अलग चॉइसेस है हमारे पास, ये थिंकिंग होती है। ठीक है, तो उसका ये थॉट आना और उस पर रिएक्शन देना कि यही सही चीज़ है। ठीक है, क्या है कि एग्ज़ाम टाइम मेरे पास समय नहीं है और पेपर सिर पे आ गए। ठीक है, तो जब आप ऐसा बोलते हो तो लगता है कि पेपर कल ही आ गया, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे अच्छा, मैं फेल हो जाऊंगा सर, मैं पास नहीं हुआ, मैं फेल ही हो जाऊंगा अब तो। मतलब जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है वो अभी से मान बैठेंगे फेल हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा बोला गया, उसने ऐसा बोला फेल हो जाऊंगा तो मेरी जॉब नहीं लगेगी। ये कहाँ से आ गया नया कि फेल हो जाऊंगा तो जॉब नहीं लगेगी। मतलब एक चीज़ को इतना ज़्यादा बता देना कि भाई अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन इतना सोचते जाना, इतना डीप चले जाना कि भाई ऐसा होगा विच इम्प्लाइज ऐसा होगा, विच इम्प्लाइज ऐसा होगा, विच इम्प्लाइज ऐसा होगा। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। फेल हो जाऊंगा तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, फेल हो गया तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वाह, क्या शब्द, क्या एक वर्ड यूज़ किया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। टाइम टेबल आ गया ना, टाइम टेबल आ गया तो कुछ होगा नहीं, ज़िंदगी बर्बाद होगी सर मेरी, अब क्या होगा, क्या ही कर सकते हैं अब। तो अच्छी बात है। फेल होने वाले बच्चे सब बेकारी तो होते हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको, ज़िंदगी ख़राब हो गई? क्योंकि सर फेल होने वाले बच्चे बेकारी तो होते हैं, अच्छे कहाँ होते हैं वो तो बेकारी होते हैं, क्योंकि वैल्यू कहाँ होती है। उसने ये भी बोला कि सर वैल्यू नहीं होती, इंसानों की वैल्यू नहीं होती फेल होने वाले बच्चों की। तो ऐसे थॉट्स उसके आ रहे हैं इस इवेंट के बाद। एक छोटा सा इवेंट है, उसके दोस्त ने उसको फ़ोन किया या उसने कहीं देखा कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है, जो सही भी है। कभी ना कभी तो टाइम टेबल आएगा ही ना, और सब बच्चों के लिए आया, तुम्हारे लिए स्पेशल तो आया नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टाइम टेबल का आना गलत नहीं है। इवेंट जो है ना वो कभी भी गलत नहीं होता, बाहर के जितने भी इवेंट है कभी गलत नहीं होता, लेकिन इवेंट को कैसे डील करना है वो हमारे हाथ में है कि उसको पॉजिटिव वे में डील करना है, नेगेटिव वे में। तो ये चीज़ उसके ऐसे कुछ ऑटो सजेशन थे, ऐसे स्टेटमेंट थे
कि उसने खुद को दिए तो इसके बाद उस पर क्या इफेक्ट आता है। सी मतलब क्या होता है कॉन्सिक्वेंस, कि अब इफेक्ट क्या आएगा। देखो आप सोच सकते हो कितने नेगेटिव थॉट्स उसने सोचे हैं, तो थॉट्स का इम्पैक्ट, उसका जो इफेक्ट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना। भाई आप यदि किसी फ़ोन में अगर सैड सॉन्ग ओपन करोगे तो सैड सॉन्ग ही तो ओपन होंगे ना। ऐसा तो नहीं है सैड सॉन्ग आपने दबाया तो कोई ऐसा म्यूजिक ओपन हो जाए इस पर डांस कर सकें इजीली, ऐसा सॉन्ग आ जाए, ऐसा तो नहीं आएगा। सैड सॉन्ग प्ले किया तो वही प्ले होना है। तो आपने जब ये चीज़ प्ले की है तो इससे रिलेटेड ही इमोशंस आपको आने वाले हैं। आपने यदि फेल होने का बोला कि फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो फेल होने की फीलिंग, जो फीलिंग होती है फेलियर की, वही निकल के आएगी। अब जब फेल हो ही जाऊंगा तो कैसा फील होगा मुझे बताना। क्या फेल हो गया तो लगेगा ना, एक अलग सी फीलिंग आएगी फेल होने का, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, घबराहट और ओवर थिंकिंग। सबसे पहले ओवर थिंकिंग हुई कि फेल हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग जो कभी बंद नहीं होने वाली थी, क्योंकि खुद को ऐसे ऑटो सेशन तुम दोगे तो कहाँ से फीलिंग बंद हो जाएगी भाई, कहाँ से वो चीज़ बंद होगी। तो घबराहट हो गई, ओवर थिंकिंग हो गई, और ये काफ़ी टाइम तक ये जब चलती रही तो फिर इसका इम्पैक्ट बॉडी पे तो आएगा ही। अब तक तो मन पे था, साइकोलॉजिकल था कि ओवर थिंकिंग हो रही थी, सोच रहे थे, ठीक है, गंदा इमोशनल भी आ गए, इमोशंस भी आ गए, संवेग भी तो आ जाएंगे उससे। भाई आपके थॉट्स से आपकी फीलिंग भी मैनिफेस्ट हो गई है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो फिर आपको घबराहट हुई, बाद में बीपी लो भी हो गया, मतलब बॉडी पर भी इसका इम्पैक्ट आ गया कि अब तो घबराहट हो रही है, बीपी लो हो रहा है। अब लो ये लो, एक छोटा सा इवेंट आपका बीपी लो कर रहा है, बात समझ रहे हो, एक छोटा सा इवेंट आपका बीपी लो कर रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ये तो यहाँ तक तो होगी प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। डिस्प्यूट, है ना। डिस्प्यूट क्या है भाई, कि आप जो सोच रहे हो, डिस्प्यूट में क्या होगा कि भाई आपने जो थॉट सोचा है, आप जो सोच रहे हो, ये थिंकिंग जो आपकी चल रही है, क्या वो ठीक है, क्या स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो एक बार सोचो क्या वो ठीक है, उनके क्या प्रूफ है यदि ठीक है तो। देखो जब तक आप चैलेंज नहीं करोगे ना इन थॉट्स को, जब तक काम चलेगा नहीं। देखो पहला थॉट क्या था, पहला था एग्ज़ाम आ गए हैं सर, 2 यूनिट पढ़ी है, एग्ज़ाम में वो भी याद नहीं आई तो क्या होगा। पहली बात देखो 2 यूनिट पढ़ी हैं, ठीक है, इसका क्या प्रूफ है कि एग्जाम में हमको याद नहीं आएंगे ये 2 यूनिट। पहले इसको देख लेते हैं। भाई आपने 2 तो पढ़ी है ना कम से कम। अब ये अभी से कैसे तुम सोच सकते हो कि याद नहीं आएंगे, क्या प्रूफ है इसका। अभी देखो ना, आप अभी आपको याद है या नहीं है। यदि आप खुद को, मैंने पूछा कि तुम अभी सोचो तुम्हें याद है या नहीं है, कि सर हाँ मैं अभी सोचूंगा तो मुझे याद आ रहा, लेकिन नहीं आया तो अरे वो चीज़ आगे आएगी ना, अभी आई कहाँ है। अभी इससे पहले भी आपने कई दफ़ा सोचा है, नहीं सोचा ऐसा कि हाँ सर 10th में 12th में भी मैंने कई दफ़ा सोचा था कि याद नहीं आया तो, बट सर याद आ जाता था। मतलब पहले भी मैंने ये सोचा है बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि याद नहीं आया। मतलब सर मुझे लगा था बट याद आ गया था। जब पहले भी ऐसा हुआ है कि लगता ऐसा था कि याद नहीं आएगा बट याद आ गया है, तो अब भी याद आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक है ना पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनकी आपस में देखोगे ना, एक कंडीशनिंग नहीं बिठाओगे ना, तब तक काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली बात। दूसरी बात ये थी कि सर इसने बोला था कि एग्ज़ाम मैं भूल गया तो ये हो गया, सर मेरे पास समय नहीं है। अब इसका क्या प्रूफ है समय नहीं है। आप खुद देखो एग्जाम में अभी टाइम टेबल आया है, टाइम टेबल अभी कब से एग्जाम है, तो उसने कहा सर अभी तो 20 दिन है। तो 20 दिन है तो ऐसा क्यों बोल रहे हो टाइम नहीं है। जब तुम ये बोल देते हो टाइम नहीं है तो लगता दिमाग को तो ये लगेगा ना टाइम बिल्कुल ही नहीं है। भाई तुमको पता है कि 20 दिन है बट तुम ऐसा सोच देते हो कि टाइम है ही नहीं है, तो ये 20 दिन भी ना ऐसे निकल जाने हैं, कोई मतलब नहीं है। तो खुद को प्रूफ लाओ कि टाइम है, हाँ 20 दिन है, और 20 दिन कितने होते हैं कि बहुत होते हैं, 20 से 25 दिन बहुत होते हैं। आप बीटेक वालों को देखो ना, बेचारे क्या करते हैं, पूरे टाइम मस्ती करते हैं, और एक रात में इतना पढ़ते हैं ना वो, कि जो टाइम जो बनाई जिसने टाइम बनाया वो भी बोलता है कि अब तो उठ जा, कम से कम इतना क्या पढ़ रहा है। वो एक दिन में ही इतना कुछ पढ़ लेते हैं यार, वो एक दिन में इतना पढ़ लेते हैं कि उनकी रैंक फर्स्ट आ जाती है, अपने कॉलेज टॉप हो जाते हैं। वो एक दिन में, एक रात में ही हो जाते हैं, दिन भी नहीं, रात में। दिन में तो मस्ती करते हैं, गेम खेल के आते हैं, क्रिकेट खेल के रात को पढ़ते हैं, वो दिन में नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो आपके पास तो 20 दिन है भाई, और 20-25 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है। मतलब 20 दिन में तो कुछ भी नहीं आता हुआ, तब भी आज से ही पढ़ोगे ना तब भी बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ कर लोगे आप। एटलीस्ट आप ये देखो ना कि आपकी 2 यूनिट आपने याद की हैं, आपने बताया अभी कि आपको 2 तो अच्छे से आते हैं ना, तो उनको तो ठीक है। 3 को देखो अभी, तो 3 में क्या क्या कर सकते हैं आप, सबको मत कीजिए, आप 2 को कीजिए, बची 1, उसमें जो आ सकते हैं उनको कीजिए। तो ऐसे प्लानिंग कीजिए, लेकिन आप प्लानिंग की जगह ऐसे स्टेटमेंट खुद को दोगे तो काम नहीं चलेगा। फिर आपका दिमाग ये सोचेगा नहीं वो बात सच है जो तो सोच रहा है, जो तो सोच रहा है ना वो बात बिल्कुल सच है। कहने का मेरा मतलब ये है, जब तक हम चीज़ों को, एक ही स्टेटमेंट को जब कहते हैं ना कि हम एक ही चीज़ को जब बार बार बोलते हैं ना तो वो चीज़ हमको सच लगने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम ऐसे स्टेटमेंट खुद को देते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे मतलब
लो वाइब्रेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं खुद को देते हैं ना, तो वैसा ही फीलिंग हमको होने लग जाता है, वही सच्चाई हमारी बनने लग जाती है। ठीक है, आजकल तो बहुत लोग बता रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप जो बोलोगे मैनिफेस्ट होकर आपके पास आएगा, वो ठीक है, लेकिन फिर ऐसा ही कुछ भी इनमें काम करता है। आप जो बोलते जाओगे ना वो आपको रियल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, कि मैंने कहा तुम्हारे पास टाइम, उसने बोला कि हाँ सर टाइम मेरे पास है 20 दिन का है। तो मैंने उसको खुद पूछा कि तुम खुद कर सकते हो नहीं कर सकते, कि हाँ सर 20 दिन में तो सर होना चाहिए मतलब, तो उससे मैंने वो चीज़ निकलवाई। ठीक है ना। अगला उसका स्टेटमेंट था, सर मैं फेल हो गया। तो पहली बात तो ये है कि अभी फेल हुए नहीं हो गया तो अभी तो बहुत टाइम है भाई, 20 दिन है, उसमें बहुत कुछ देख लोगे। और ये फेल होने वाला तो थॉट पहले भी कई बार आया, तुम फेल अभी भी नहीं हुए हो। और उसकी परसेंटेज भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि वो कोई मतलब बहुत ही लो कैटेगरी का वाला बच्चा हुआ, ऐसा नहीं था। वो 80-85 परसेंटेज बनती थी उसकी 10th-12th में, अच्छा बच्चा था वो। ठीक है, तो सर मैं फेल हो गया। तो इसका क्या प्रूफ है तुम फेल हो जाओगे? भाई तुम्हें सब कुछ आता है, मैंने उससे पूछा तुमने टेस्ट दिए थे क्या पहले? कि हाँ सर मैंने टेस्ट दिए थे। कितने मार्क्स आए थे? सर आपने जब टेस्ट लिए थे तो उसमें अच्छे मार्क्स भी आए थे, और सर मैंने फिजिक्स पर भी टेस्ट दिए, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं मेरे, कई बार मैं टॉप 5 में रहा हूँ। मैंने सर ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, कई बच्चे करते हैं ऑनलाइन भी करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं सर ऑनलाइन में भी अच्छे मार्क्स आ गए थे वहाँ पे। तो जब इतना कुछ हो रहा है, इतना अच्छा आउटपुट मिल रहा है, तो कैसे फेल हो जाओगे? भाई दो चीज़ें हैं, फेल होना और तैयारी करना। फेल तब होंगे जब तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, अब तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है? आपको मेहनत करनी है, आपने मेहनत की हुई है तो पास ही तो हो जाओगे। फेल कैसे हो सकते हो? ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपने तैयारी भी की है, सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊँगा, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना। क्या प्रूफ है इस चीज़ का? पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है, तुमने पढ़ाई की है। फेल तब हो जाओगे जब बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत एक डिसफंक्शनल थॉट है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सर फेल हो गया तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा। अब मैंने इससे बोला चलो मान लेते तुम फेल हो गए, चलो मान लेते हैं बैक लग गई। ठीक है, तो मैंने उसको ये बोला कि सर मैंने बोला कि बैक लग गई, तो बोलता सर ऐसे मत बोलो कि बैक लग गई, कि ऐसा आप बोलोगे लग ही जाएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बोलेगा लग जाएगी, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे मत बोलो वरना अशुभ हो जाएगा। तो ये वाली बात भी कई दफ़ा मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बोलने से शुभ अशुभ कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर तुम फेल हो भी जाते हो तो एक बात बताओ, इसका क्या प्रूफ है कि तुमसे कोई बात नहीं करेगा? मतलब फेल होने का मतलब ये है कि कोई बात नहीं करेगा। आप उनसे मिलो जो कितने फेलियर देख के बाद में सक्सेस हुए हैं। फेलियर तो सक्सेस का पहला हिस्सा है ना, ये तो हम जानते हैं। मतलब आप देखो कोई भी फील्ड में देखो, ये तो छोटी सी बात है, आप एग्जाम दे रहे हो, लोग तो क्या से क्या कर लेते हैं। फेलियर तो उसका एक पहला हिस्सा है ना, पहली सीढ़ी है ना। जब तक फेल नहीं होते हम सीखते नहीं है, फेल होने के बाद हम सीखते हैं। सबसे बड़ी बात कि कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो आप फेल हो जाओगे, पहली बात तो फेल होना नहीं है। अगर हो भी गए तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसा ये तो हमने बना दिया कि ठीक है तुम फेल हो गए तो कोई तुमने पूछेगा नहीं। आजकल क्या है ना, मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि घर में जो पेरेंट्स होते हैं ना, या बाहर के लोग होते हैं, अभिभावक या टीचर, हम लोग सब यही बोल देते हैं भाई कि देखो तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये नहीं, उसने बोला भी है नीचे, फिर होने पर वैल्यू नहीं होगी। देखो इंसान वही चीज़ सोच सकता है जो उसके दिमाग में गया है, तो उसे ऐसा कहीं ना कहीं बोला गया होगा, उसके पैटर्न्स बन रखे हैं ऐसे, तभी वो ये सोच रहा है ना कि वैल्यू नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इनके प्रूफ क्या क्या है भाई? इनके प्रूफ देखने पड़ेंगे। क्या वैल्यू होती है भाई? वैल्यू नहीं होना ना होना ये हमने बनाया है। फेल होने से किसी की वैल्यू होना ना होना इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि तुम फेल हो गए किसी अच्छे काम में, तुमने अच्छा कर दिया, हो सकता है तुमने उस काम में फेल हो गए, पर काम तो बहुत सारे हैं ना। क्या एक ही एग्ज़ाम है? क्या एक ही मतलब IIT जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, नहीं हुआ तो फांसी लगा लो बस, लास्ट यही तो था, ज़िंदगी तो खत्म हो ही गई। अरे कहाँ से ज़िंदगी खत्म हो गई? ज़िंदगी की तो बहुत मायने होते हैं भाई, बहुत कुछ करना होता है ज़िंदगी में। एक चीज़ से आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है, ये चीज़ सोचो खुद। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका एम था हमें ये करना है, पर उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने उसके अलावा बहुत चीज़ें की और वहाँ उन्हें सक्सेस मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि आप देखो, थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक होती है मोनो थिंकिंग होती है, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, जो मोनोफैक्टोरियल होती है ना, उसमें एक ही चीज़ को देख के हम थिंकिंग करते हैं, मतलब यही चीज़ है वही चीज़ सच है। जबकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, उसमें हम बहुत चीज़ें देखते हैं कि भाई ये भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा मेरे पास 20 दिन है तो 20 दिन में ठीक है मैं 2 दिन इस सब्जेक्ट को दूंगा, 2 उसको दूंगा और 2-3 इसको दूंगा, बाद में रिवीजन के लिए मैं इतना टाइम रख लूँगा, तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। फिर मैं ओल्ड पेपर ले लूँगा, वहाँ से देखूंगा कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, कौन कौन से नहीं आए हुए, उनमें से देख के फिर मैं टिक लगा लूँगा, तो बहुत
कुछ होने की संभावना है, बट सीधा ये मान लेना कि मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। देखो जैसा आप सोचते हो ना वैसे आप एक्शन लेते हो। यदि आपने ये सोच ही लिया है मन में कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और कुछ होगा नहीं आगे जाके, तो आपका दिमाग अब एक्शन लेने वाला नहीं है। अब जब तुम किताब उठाओगे ना तो दिमाग तो यही बोलेगा तू तो फेल होने वाला है, ज़िंदगी की लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है, तो क्या पढ़ना। तो जब हम खुद को बोलते हैं वैसा ही दिमाग एक्शन लेता है, वरना एक्शन लेने का मन भी नहीं होता। भाई जब यहाँ तुम ये बोल चुके हो कि लाइफ खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो फिर पढ़ने में दिमाग लगेगा ही नहीं। चाहे तुम कितना ही पढ़ लो, दिमाग यही बोलेगा तू कितना ही पढ़ ले तू फेल होने वाला है, तो तुमने खुद को बोल रखा है ये चीज़। तो ये वाली बात होती है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखें, ठीक है। तो उसने ये बोला, तो मैं इसको यही बोला कि भाई इसका क्या प्रूफ है कि ज़िंदगी खराब हो जाती है, फेल होने वाले बच्चे बेकार होते हैं। कोई प्रूफ नहीं है, फेल होने वाले बच्चे भी अच्छे होते हैं और तुम फेल होने वाले भी नहीं हो। ये तो तब है जब फेल हो भी जाते हैं तब, लेकिन फेल होना भी क्या है, टाइम बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट में आता है ये, ठीक है। तो ये देखो यही चीज़ लिखा है मैंने यहाँ, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अब ये कैसे बड़ा होगा देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती, जॉब नहीं लगेगी, इसका क्या प्रूफ है। और जॉब देखो, जॉब लगने का तरीका तो ये है कि आप एक के बाद एक दूसरे एग्जाम, मेरी खुद की जॉब नहीं है भाई, मैंने भी कई एग्जाम दिए, नहीं लग रही तो क्या मर जाऊँ क्या, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जॉब लगने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब ज़िंदगी बेकार होगी, वैल्यू खत्म होगी, मतलब अब मेरी वैल्यू खत्म होगी, जॉब नहीं है ना मेरी भाई, प्राइवेट काम कर रहा हूँ, जॉब क्या है, मेरी वैल्यू खत्म होगी। तो अगर मैं ये मान लूँ मेरी वैल्यू खत्म हो गई, तो सबसे पहले मैं खुद में खत्म हो जाऊँगा ना, बाद में लोगों में खत्म होऊंगा। अब मेरी खुद में वैल्यू क्या होगी, खत्म। तो ऐसा खुद को ऐसे सजेशन नहीं देना। लोग बहुत तुम्हें पसंद करते हैं, लोग बहुत चाहते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे हो। आपको लगता ही ऐसा है कि वो ऐसा सोच लेगा, वो उसकी लाइफ में बहुत पहले से प्रॉब्लम है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जब इनका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे कुछ ऐसा था तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा भाई, इनका इम्पैक्ट तो अच्छा लगेगा। जब पता है कि 20 दिन है, अरे यार बहुत टाइम है अभी, तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा हमें फेल भी नहीं होगा, तो फेल होने का एक फीलिंग है वो भी नहीं आएगी, है ना, जो फोबिया वाली फीलिंग है वो भी नहीं आएगी, पढ़ाई करने का मन भी होगा, ठीक है। और ऐसा जब लगेगा कि हाँ ठीक है 2 यूनिट तो है ही याद, कम से कम उनको वापस देखेंगे जल्दी से तो वो भी याद हो जाएंगी, रिवाइज करेंगे तो, और बाकी 3 यूनिट है उनमें भी हम जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक वर्कशीट तैयार करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ एक बच्चे का, ठीक है, जिसका आया था। अब ये अलग इवेंट भी हो सकता था, ये एक्टिवेटिंग इवेंट था भाई, ये इवेंट अलग भी हो सकता था कि भाई कुछ अलग इवेंट हो, ठीक है। कईयों की क्या ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं कि जो थिंकिंग होनी नहीं चाहिए वो थिंकिंग सोच लेते हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस पे ध्यान दें। एक बार वापस से देखा देता हूँ क्या क्या बात की थी हमने। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके बाद हम आगे आए तो ये ABCD था। A का मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, B का मतलब बिलीफ, C मतलब कॉन्सिक्वेंट, D मतलब डिस्प्यूट, E मतलब इफेक्ट। और ये हमने देखा इस बिलीफ का जो इम्पैक्ट होता है वो यहाँ होता है कॉन्सिक्वेंस में, और जो हम बिलीव कर रहे हैं वो सही है या गलत उसकी जांच यहाँ की जाती है। देखो किसी भी चीज़ को जब भी देखना हो, मैथ्स कहती है उसका प्रूफ देखो क्या प्रूफ है। मैथ्स में आप लोग देखते हो ना प्रूफ क्या है, प्रूफ नहीं है तो फिर क्यों मानना वो चीज़, प्रूफ है ही नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फेल हो जाऊँगा, अभी एग्जाम भी नहीं हुए, मैंने अच्छे से किया है, पहले का चैप्टर से यार अच्छे से किए हैं, बाकी 2-3 रहेगा वो देख लूँगा, लेकिन पहले से ये मानना क्या प्रूफ है कि फेल हो गए, क्या लिखा आ गया कहीं पर धप्पा आगे लिखा हुआ कि तुम फेल हो गए, नहीं आया ना, तो नहीं सोचना, ठीक है। तो डिसफंक्शनल थॉट्स होते हैं जो हम यहाँ सोचते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इनको हटाना, इनका प्रूफ देखना, उसको डिस्प्यूट करके यहाँ पर ऐड ऑन करना उन वाले थॉट्स को जो पॉजिटिव हैं, जो कि एक्चुअल में होने चाहिए, रियल वाले थॉट्स, उनका इफेक्ट यहाँ आता है। इस तरीके से वर्कशीट फिल होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम एक अलग ऐसा एग्जांपल लेके चलेंगे और मैं कॉग्निटिव मॉडल के बारे में भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उससे आप समझोगे तो आपकी फील्ड, आपकी लाइफ में जितनी भी मतलब इवेंट आएंगे उनमें आपको अच्छे से डील करने में मदद मिलेगी। मुझे बहुत हेल्प मिली है, मैं भी इस वर्कशीट से काफ़ी हद तक चीज़ों को समझता हूँ, अभी भी समझ रहा हूँ। लर्निंग एक प्रोसेस है लाइफ टाइम तक, वो भी चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो नहीं कि देखो ये वर्कशीट आपको बहुत हेल्प करने वाली है, मुझे बहुत हेल्प किया है इसने। मैंने आपको ये बताया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, ये मैं भी सीख रहा हूँ, अभी मुझे इतना कुछ नहीं आता, बट ये मुझे पता है तो मुझे लगा आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि हमें लाइफ में आगे तक जाना है, बहुत परेशानी नहीं बोलूँगा मैं, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे और वो हमको देखने हैं, उनको डील करना है CBT की मदद से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।